નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં ને? વિડિયો લેક્ચરમાં ફરી એકવાર આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય हिंदी विषयांक कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, जिसके लेखक है शंकर दयाल शर्मा, पार्ट 2 समझेंगे। हमने पार्ट 1 में देखा कि लाल बहादुर शास्त्री को निष्काम कर्मयोगी कहा गया है। उन्होंने अपने जीवन में कहते हैं कि सामान्य परिवार से वह थे और सामान्य परिवार से उठकर वह ऊंचे पद तक आए, लेकिन फिर भी वह सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा कर रही थी। और बापू यानी महात्मा गांधी से प्रभावित होकर उन्होंने अपना अभ्यास जो है, अपनी पढ़ाई जो है वह कैसे छोड़ दी थी और किस प्रकार वह स्वातंत्र संग्राम में जुड़े और कहां से उनकी जेल यात्रा शुरू हुई और कब तक उनकी जेल यात्रा और चलती रही, ये सब हमने देखा। अब हम आगे पढ़कर उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में और समझेंगे। इन दौरान शास्त्री जी जहां एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जन सेवा के कार्यों में भी लगे रहे। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। इस पद पर वे 1938 तक रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, इसलिए उनको सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जमींदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया। यानी 1942 की जो जेल यात्रा थी वह 3 साल की और सबसे बड़ी जेल यात्रा थी। इस दौरान कहते हैं कि शास्त्री जी जहां एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, तो दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जन सेवा के कार्यों में भी लगे रहे थे। यानी कि वह गांधी जी के संपर्क में आते हुए वह उनके रचनात्मक कार्य, गांधी जी ने जो बताए थे वह कार्य तो वह कर ही रहे थे, पर दूसरी ओर कहते हैं कि पदाधिकारी के रूप में जन सेवा, यानी जिस पद पर थे वह उस पद के अधिकार से वह जन सेवा के कार्यों में भी लगे रहे। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। कब? 1935 में क्या बनाए गए? संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव। यानी 1935 में लाल बहादुर शास्त्री को संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। इस पद पर वे 1938 तक रहे, यानी 35 से लेकर 38 तक वह इस पद पर रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, इसलिए उनको सन 1936 में क्या हुआ? किसानों के प्रति उन्हें अटूट लगाव था, इसलिए उनको किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। यानी किसानों की जो अध्ययन करने वाली जो कमेटी थी, किसानों की अध्ययन करने वाली जो कमेटी थी उसका अध्यक्ष उन्हें
बनाया गया। पूरी लगन के साथ शास्त्री जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपना काम किया और अपनी रिपोर्ट जो है इस कमेटी को प्रस्तुत की, जिन्हें कहते हैं कि जमींदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया था। यानी जमींदार जो है वो किसानों पर जो अत्याचार करते हैं उसकी सारी रिपोर्ट जो है उन्होंने प्रस्तुत की। इसके बाद के 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद की नगर पालिका से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस अनुभव ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं से निकट से परिचित कराया। उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था। अब इसके साथ ही इलाहाबाद नगर पालिका ने जन सेवा का भी अनुभव जोड़ दिया था। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं और उनके निराकरण की व्यवहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए थे। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। सही मायने में यहीं से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। यानी इस किसानों की अध्ययन करने वाली जो कमेटी के साथ जुड़े, उसके बाद कहते हैं कि 6 वर्षों तक वह इलाहाबाद की नगर पालिका 6 वर्षों तक इलाहाबाद की नगर पालिका के किसी न किसी रूप से जुड़े रहे। लेखक कहते हैं यानी शंकर दयाल शर्मा कहते हैं कि मैं समझता हूं कि इस अनुभव ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्या से निकट परिचय कराया होगा। यानी इस नगर पालिका के साथ जुड़ने के बाद कहते हैं शंकर दयाल शर्मा की शास्त्री जी को इसमें भी जो नागरिक है उनकी समस्याओं से परिचित कराया होगा। यानी नगर पालिका के साथ जुड़ने के बाद उन्हें वहां पर भी कहते हैं कि नागरिकों की समस्याओं से वह परिचित हुए होंगे और उसे दूर करने का प्रयत्न भी किया होगा। उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव तो था ही, उसके साथ साथ अब ये इलाहाबाद नगर पालिका का अनुभव भी जुड़ गया। यानी जन सेवा का जो अनुभव है वो भी जुड़ गया। लोकतंत्र की आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं और उनके निराकरण की व्यवहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए थे। यानी इन्हीं सभी के कारण शास्त्री जी जो है देश की छोटी छोटी समस्याओं और उनके निराकरण की व्यवहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह से परिचित हो गए थे। उस समस्याओं को दूर करने का भी वह प्रयत्न कर रहे थे। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। किसके लिए? संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए वह निर्वाचित हुए और कहते हैं कि सही मायने से यहीं से उनकी जो राजनीतिक शुरुआत है वो यहीं से हुई और प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में समाप्त हुई। यानी पूरा हुआ उनका राजनीतिक जीवन। लेकिन इंदिरा गांधी जो है कहती है कि उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानती है। किसे? लाल बहादुर शास्त्री को इंदिरा गांधी जो है अपना
राजनीतिक गुरु मानती है, वह कहती है कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। आपको प्रश्न कहा जाएगा कि इंदिरा गांधी ये अपना राजनीतिक गुरु किसे मानती है, तो कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री को। और उन्हें उसने उनके बारे में क्या कहा है, तो उन्होंने कहा है कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ है। और ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि लाल बहादुर शास्त्री का कहते हैं कि संसदीय जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो यहाँ से उनके संसदीय जीवन की शुरुआत हुई, जिसका समापन प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने पर हुआ। देश की आजादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया, वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। यानी कि देश की आजादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न यानी अलग अलग पदों पर रहे। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। देखो, उत्तर प्रदेश में उसे क्या बनाया गया, गृह मंत्री। प्रश्न पूछा जाएगा, तो उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर यानी कहने पर केंद्र में वह आ गए। यानी किसके अनुरोध पर केंद्र में वह आ गए, पंडित नेहरू के। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन कौन कौन से कार्य पद संभाले, ये देखना है। रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे मंत्रालय के पद जो है वह संभाले। उत्तर प्रदेश में उन्हें क्या बनाया गया, गृह मंत्री बनाया गया। उसके बाद पंडित जी के अनुरोध पर वह केंद्र में आ गए और केंद्र में उन्हें रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह मंत्रालयों के महत्वपूर्ण पद जो है उन्होंने संभाले। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया, वह हमारे देश के लिए उदाहरण है। अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं से परे होता था। वे अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक है। यानी शास्त्री जी का मानना था कि वो चाहे किसी भी पद पर, ऊंचे पद पर क्यों न आ जाए, बैठ जाए, उस पद को वह संभाले, लेकिन उस पद पर पहुंचने पर वह क्या मानते थे, वह जनता के मालिक नहीं है पर जनता के सेवक है। क्या है, वह शासक नहीं है। उस पद का बहुत दुरुपयोग नहीं करते थे। जनता अपने आप को जनता का दास समझते थे, सेवक समझते थे और उनकी सेवा करना ही उनका कर्तव्य है, उनकी भावना है, ऐसा वह मानते थे। यानी किसी भी पद के कारण खुद को वह ऊंचा समझते नहीं थे। वह यही समझते रहते थे कि वह जनता के शासक नहीं पर जनता के सेवक थे। आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि ऊंचे पद पर भी पहुंचने के बाद शास्त्री जी अपने आप को क्या समझते थे, तो ऊंचे पद पर पहुंचने के बाद भी शास्त्री जी अपने आप को जनता का शासक नहीं पर उनका सेवक समझते थे। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली ही, साथ ही साथ सारे देश में भी लोकप्रियता मिली। यानी कि इस प्रकार जनता का सेवक समझने के कारण उसे कहते हैं कि मंत्रालय में तो लोग जो है वो लोग तो उसे अपना लोकप्रिय समझने लगे,
लेकिन जनता में भी उनके और जनता की तरफ से भी वह लोकप्रिय बनते रहे, यानी जनता भी उसे पसंद करने लगी, जनता के लिए भी वह लोकप्रिय बने रहे। इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की वह एक उदाहरण है। यानी कि लोगों में जो लोकप्रियता फैली हुई थी लाल बहादुर शास्त्री के लिए, और संसद में भी उनके लिए लोकप्रियता जो थी, ठीक है, उसी के कारण कहते हैं कि जब पंडित नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ, पंडित नेहरू का निधन हुआ, तब उनकी जगह को संभालने के लिए लोगों को, जनता को और मंत्रालय के सभी लोगों को ऐसा लगा कि इसकी दौर जो है वह सिर्फ लाल बहादुर शास्त्री ही संभाल सकते हैं। इसके लिए उसके बाद यानी कि पंडित नेहरू के बाद ये जो मंत्रालय की दौर है, ये पद जो है वह लाल बहादुर शास्त्री को सौंपा गया। और उन्होंने 19 महीने तक कहते हैं कि छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं, लोकप्रियता प्राप्त की है वह एक उदाहरण है। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था, उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे, लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया तथा अधिकारियों से अधिक कर्तव्यों को तरजीह दी। शायद इसीलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इस तरह के विचार व्यक्त किए थे कि आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो नागरिक है, यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है जिसे समझना चाहिए। हमारा देश प्रजातांत्रिक है जो निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज याद रखने की जरूरत है। यानी कि हमारे देश के कई ऐसे महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे, लेकिन कभी भी उन्होंने अपना संयम जो है वह नहीं गुमाया, आत्मसंयम से काम लिया और अधिकारियों से भी अधिक कर्तव्यों से काम लेने की उसे बोध कराया और कहा कि हमें अपने कर्तव्यों से और आत्मसंयम से काम करना चाहिए। और इसी कारण कहते हैं कि शास्त्री जी अधिक लोकप्रिय भी हो सके, और उन्होंने कहते हैं कि मुस्लिम विश्वविद्यालय में, अलीगढ़ की एक मुस्लिम विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में छात्रों से कहा था कि आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। यानी कि कहने का अर्थ है कि हमारे भविष्य की मंजिल चाहे कोई भी हो, क्योंकि सबकी मंजिल एक तो नहीं होगी, अलग अलग होगी, लेकिन सबको सबसे पहले ये सोचना है कि हम देश के सबसे पहले नागरिक हैं और यहाँ आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है। यानी आप देश के सबसे पहले नागरिक हो और इसके साथ साथ आपको संविधान द्वारा कुछ अधिकार जो है वो दिए जाते हैं, लेकिन इससे क्या होता है कि कुछ कर्तव्यों का अधिकार तो आपको दिए जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ कर्तव्यों का बोझ भी जो है वो भी हम पर आता है। और यही बात हमें समझनी चाहिए कि हमें अधिकार तो मिलते हैं, लेकिन उस अधिकार के साथ साथ हमारा जो कर्तव्य है
वो भी हमारे साथ आता है, उसका बोझ भी हमें उठाना है। हमारे देश प्रजातांत्रिक है, यानी प्रजातांत्रिक है, जो निजी स्वतंत्रता देता है, यानी प्रजा जो है वह खुद से प्रजा को स्वतंत्रता है कि वह किसी भी, फॉर एग्जाम्पल मानो किसी को भी चुने वह, ठीक है, क्योंकि उसे निजी यानी अपनी स्वतंत्रता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। यानी कहने का अर्थ है कि प्रजा को अपना राजा चुनने का अधिकार है, लेकिन आप ऐसे लोगों को चुनो जो समाज के हित में सोचे। और दूसरी बात कि प्रजा खुद स्वेच्छा से, यानी प्रजा स्वतंत्र है तो उसे खुद स्वेच्छा से ऐसे सोचना चाहिए कि देश के लिए वह क्या कर सकता है, कैसे उपयोग हो सकता है, वो भी जो देश में लगाए गए प्रतिबंध है, उस प्रतिबंध को अपनाते हुए देश के बारे में, देश के हित के बारे में सोचे। और इसीलिए वह कहते हैं कि व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। यानी हमारे देश ने कुछ ऐसे अधिकार हमें दिए हैं, संविधान द्वारा हमें कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं, प्रदत्त यानी दिए गए हैं, लेकिन हमें उस अधिकार के साथ साथ हमारे ऊपर कुछ कर्तव्य का भी बोझ डाल दिया गया है। तो हम उस कर्तव्य के माध्यम से, उस अधिकार के माध्यम से हमें क्या करना चाहिए, एक निजी स्वतंत्रता मिलती है, लेकिन हमें उस स्वतंत्रता का उपयोग जो है एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए जो प्रतिबंध है उसके तहत ही करना चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात जो है शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज याद रखने की जरूरत है। और यहाँ पर ये इकाई जो है पूर्ण होती है। और अब हम होमवर्क देखें तो लेखक परिचय, और शब्दार्थ। लेखक परिचय जो है आपको 2 बार लिखना है और शब्दार्थ भी 2 बार लिखने हैं, ठीक है, समझ में आ गया। होमवर्क क्या है, आपको लेखक परिचय लिखना है। लेखक कौन है, शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा के बारे में 2 बार लिखना है और इस पाठ के जो शब्दार्थ है वह 2 बार लिखने